नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 21वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। पड़ताल की प्रक्रिया में आज हमारे साथ उपस्थित हैं साहित्य जगत के अभिनव आशुतोष, जो राष्ट्रीय कवि हैं और साथ ही कानून की भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इस किसान आंदोलन में मानव जीवन के कौन कौन से मूल्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं? सबसे पहले तो भूमि न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पहल के लिए। और पड़ताल जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस जी, तो हम पड़ताल के ही माध्यम से बात करें कि क्या है अभी प्रश्न, क्या है और क्या सवाल है। तो जो अभी आंदोलन हो रहा है इस देश में, अगर आप समझें तो ये जो भारतवर्ष है ये आंदोलन से ही उभरा हुआ देश है। जी, आंदोलन के गोद से निकला हुआ ये देश है। और अगर आंदोलन नहीं होता तो शायद हम रिपब्लिक और सॉवरन कंट्री नहीं होते। तो आंदोलन होना तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें समझना ये चाहिए हम लोगों को कि अगर आप वजह आंदोलन करते हैं तो बात समझ में आती है। और वजह आंदोलन से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप जो कृषि आंदोलन है और जो किसान भाई बहन, मैं बहनों को भी इसमें सम्मिलित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन लोग बात करते हैं भाइयों को लेकर, लेकिन किसान जो हमारी महिलाएं माताएं भी हैं। और तो जो भी लोग सड़क पे हैं और आंदोलनरत हैं उनको ये समझना चाहिए कि सरकार जो है जो काम कर रही है, अगर आप उसे अध्ययन करें उसके बाद समझें। कुछ खामियां इसमें हैं जिस पर मैं बात भी करूँगा आगे, लेकिन अगर उन खामियों की पूर्ति की जाए तो ये मेरे हिसाब से कानून का विद्यार्थी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही वजह कानून है जो अभी लाया गया है। और मुझे लगता है कि किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है। जी, आप ये कह रहे हैं कि कृषि कानून से पूरे देश को फायदा होने वाला है, किसानों का फायदा होने वाला है। आखिर किस प्रकार का फायदा होने वाला है? देखिए, जैसे आज़ादी से पहले जमींदारी रिफॉर्मेशन एक्ट आया 1951 में, नेहरू जी लाए। उससे पहले क्या था कि जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, क्योंकि मैं साहित्य के जगत से भी हूँ, तो आप जब मुंशी प्रेमचंद्र की कथाओं को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये वानगी मिलती है कि किस तरीके से शोषण हुआ करता था किसानों का, किस तरीके से जो उस समय के साहूकार हुआ करते थे, जो हमारे किसान थे वो उनके पास जाया करते थे। और एक जो ब्याज होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि फसल कटते तक वो जो है उनके उधार में एडजस्ट कर लिया जाता था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उस समय की जो सरकार थी वो एक कानून लाई, जिसमें MNSP जो बाजार समिति का कॉन्सेप्ट और जो बाजार मंडी, अमूमन आमतौर के कई जैसे पंजाब हरियाणा में उसको बाजार मंडी कहते हैं, हमारे यहाँ पलामू में बाजार समिति है। तो जो बाजार समिति का कॉन्सेप्ट आया उसमें ये प्रावधान लाया गया पहले कानून में कि जो किसान की पहली उपज होगी, जैसे अगर वो रबी क्रॉप पाता है तो पहली कटनी जो होती है, तो जो पहला उसका फसल है वो आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं। वो आप MNSP में जाएंगे, आप बाजार समिति में जाएंगे और सरकार के लोग या सरकार ही उसको एक मिनिमम MSP जिसे हम कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर आप जो है किसान उस पर वहाँ बेच सकता है। बीच में मैं रोकता हूँ कि MSP की आप बात कर रहे हैं, तो क्या MSP सभी किसानों को अभी मिल रहे हैं? अगर आप ठीक देखें तो एक अध्ययन के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि MSP का जो लाभ है वो सिर्फ 6% किसान ही हमारे देश में। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए इसकी बात मैं अभी करूँगा आगे चर्चा में कि जैसे MSP का जो प्रावधान लाया गया कानून में, तो एक मोनोपोली बनी। इसमें एक शब्द आता है कास्केडिंग। कास्केडिंग का अर्थ है कि एक स्तर से आप दूसरे स्तर पे गए। जैसे एक आया बिचौलिया आया, फिर वहाँ आप खरीदते हैं, फिर वहाँ से आप एक उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचते जो 6 रुपये की सामग्री थी वो 40 रुपये हो जाती है। तो ये जो एक बड़ा फ्लॉ था वो एक मोनोपोली बन गया। जैसे आढ़ती है, तो ये जो अभी जो लोग किसान जो है, मेरी सीधी सी सवाल है मेरी
कि क्या सभी किसानों की उपजें जो है, कृषि उत्पाद जो है, उस पर सभी को एमएसपी मिल जाता है? नहीं, अभी नहीं मिलता है। और तो इसी बात को तो किसान कह रहे हैं हाँ। कि हमें एमएसपी जो है वह कानूनी दर्जा दिया जाए उसको। तो ये बिल्कुल मैं इस बात के समर्थन में हूँ कि मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है 2003 से ही, जैसे रिलायंस फ्रेश आया तो उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहीं से प्रारंभ हो चुका है कि वो किसान से जाते हैं, बात करते हैं और बड़े अमाउंट में चीज़ों को खरीदते हैं, वेयर हाउस में सेव करते हैं। लेकिन एमएसपी का जो बात है, मैं एमएसपी की बात में जब मैं करता हूँ तो उसमें ये प्रावधान आने चाहिए जो नए एक्ट हैं कि सरकार को एक लिखित नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि एमएसपी जो है उसे नहीं हटाई जाएगी और जितने भी किसान बंधु हैं उनको एमएसपी का जो है सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और कि आखिर और दूसरे जो फायदा आप बताना चाह रहे हैं वो जी। क्या फायदा है ये अभी हाँ। कृषि कानून से? देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे बाजार समिति का जब कॉन्सेप्ट आया तो उसमें एक कानून था जो बहुत गलत था कि अगर पलामू का कोई किसान है तो पलामू के बाजार समिति में ही अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, अपने उत्पाद को बेच सकता है। लेकिन ऐसा कृषि के फील्ड से अगर आप हट के बात करें, अगर कोई कलम उद्योग चलाता हो तो देश में कहीं भी बेच सकता है। लेकिन अब जो कानून आया है 2020 में, जो फार्मर ट्रेड कॉमर्स एंड फैसिलिटेशन एक्ट जो आया है, उसमें ये प्रावधान लाया गया कि एमएनएसपी से हटाकर वो अब किसान जो ग्लोबल बन जाएगा। अब पलामू का किसान भी अपनी फसल को गुजरात में बेच सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी बातों को सुनकर अच्छा लगा कि पलामू का किसान भी गुजरात जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। कृपया आप बताएं तो कितने किसान हैं जो कि हरिहरगंज तक जा सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया कि कितने किसान हैं जो हरिहरगंज तक जा सकते हैं। लेकिन आप जब आंदोलन को देखेंगे तो उसमें एक ट्रैक्टर आंदोलन लाया गया। तो अगर आपके किसान इतने समर्थवान हैं कि उनके पास ट्रैक्टर हो सकती है तो आप इस बात के बधाई के पात्र हैं। नहीं, मैं पूरे परिप्रेक्ष्य को लेते हुए मैं अपने इस झारखंड को भी जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो है अपने मर्जी से किसान कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। क्या हम ये जो किसान जाते हैं अपनी फसल को बेचते हैं, तो ये फसल किसके पास बेचते हैं? कौन खरीदता है उनका फसल? तो उसकी फसल को व्यापारी खरीदता है। अभी तक जो प्रावधान थे उसमें आप जो बाजार समिति में थे, आप वहाँ पे अपने जाके किसान भाई अपने सामग्री को बेचते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि अब जैसे कि अब जो आजकल के जो किसान थे, अब जनरेशन चेंज हो रही है, 4G आ गया, 5G आ गया, अब लोग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप पढ़ाई अब ऐप के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो अगर किसान भाई भी मॉडर्न हो जाए, वो भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने लग जाए, तो उन्हें हरिहरगंज जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो यहीं से उनका पुत्र जो है वो कहीं IIT में पढ़ रहा हो या कहीं इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो उसने क्या किया कि एक ऐप बना दिया और जो हमारे किसान भाई माता बहन है उन्होंने अपने प्रोडक्ट को उस पर अपलोड कर दिया। अब हरिहरगंज का किसान हो या अमेरिका का किसान हो या इंग्लैंड का किसान हो या कोई भी ऐसा व्यापारी हो, वो उस माध्यम से वहाँ से खरीद सकता है। तो ये बहुत खराब बात नहीं है। नहीं, खराब बात नहीं है, लेकिन हम अगर इसको कुछ इस रूप में देखें कि किसान कहीं भी जाके बेच सकता है, क्या हम इसको उल्टा नहीं समझ सकते कि व्यापारी कहीं से भी जाके खरीद सकता है? तो आप तो वैसे ही कह रहे हैं कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। बात बिल्कुल है कि आप नहीं, जब व्यापारी खेत तक पहुंचेगा तो इसका मतलब यह होता है कि उसके साथ बार्गेनिंग होगी और भारत के किसानों में बार्गेनिंग करने की क्षमता नहीं के बराबर है। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया। जो दूसरा एक्ट है वो इसी पे बात करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है कि जो व्यापारी है वो सीधे फार्म पे आ जाए और वहाँ अपना संविदा कर ले, कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन जो इसमें एक गलत था, कानून का विद्यार्थी होने के लिए मैं ये बात यहाँ पे सुझाव के तौर पर सरकार को देना चाहता हूँ कि अब मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हूँ या मान लीजिए मैं ही एक किसान हूँ, आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं। आप मेरे पास आए कि मुझे 100 क्विंटल आलू चाहिए, तो आप मान लीजिए अंबानी हैं तो आपके पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर हैं देश के, तो आपने एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इसमें सारी फायदे की चीज़ें आपके तरफ है और मेरे तरफ नुकसान की है। तो ये चिंता का विषय है। तो इस पे एक सुझाव जो है मेरे तरफ से राजनेताओं को और सरकार को कि आप एक जैसे लाइसेंस बनाने जाते हैं तो एक परफॉर्मा बना हुआ है। आप कोई भी चीज़ का कानूनी प्रक्रिया में FIR करने जाते हैं तो हम लोग एक परफॉर्मे में काम करते हैं और हो जाता है। एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पेपर अगर सरकार बना के दे देती है, इसमें दोनों तरफ के हितों की बात हो और बस उसमें अपना नाम बढ़े, कमोडिटी का नाम बढ़े, डेट बढ़े, क्या अमाउंट है, कंसिडरेशन क्या है, उसे बढ़े और आप लागू कर दें। अगर ये प्रावधान आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये कानून बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा और दोनों को लाभ होगा। अगर ये कानून है
तो जो पहले कानून की बात किया आपने कि किसान कहीं भी जाके बेच सकता है और अपनी मर्जी के अनुसार बेच सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वो क्वालिटी की बात करेगा, और जब क्वालिटी की बात करेगा तो क्वालिटी को पूरा नहीं कर सकता। और जब, क्योंकि कृषि उत्पाद का संबंध प्रकृति से भी है, वह कोई लेबोरेटरी में अनाज पैदा नहीं होते, इसलिए उसका आप कहेंगे कि क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में किसान तो फंस गया। और दूसरी बात यह कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब आप कह रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक बात यह भी है कि जिस किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी का, वो कंपनी उसके सारे उत्पाद को खरीद लेगी। तो जब सारे उत्पाद को खरीद लेगी तो कहाँ किसान स्वतंत्र हुआ? इसमें एक बात आपने मिस कर दिया, मैं उसे भी आपकी तरफ से जोड़ देता हूँ कि बातें यह भी हो रही है कि जो किसान की जमीन है उसको भी कंपनी जो है अधिग्रहण में ले सकती है। लेकिन मैं इस पे एक बात बहुत ही, और जो हमारे दर्शक नहीं है वो भी इस चीज़ को ध्यान से समझे, और ये प्रामाणिकता जो है वो एक्ट में ही लिखी हुई है, एक प्रावधान है एक्ट में कि जो कंसिडरेशन है, आप जो भी सामान खरीदते हैं, जैसे मैं 1 मिनट समय लूँगा इस विषय में बातें, क्योंकि बातें बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए तो बेहतर होगा। क्या है कि जब हम कोई भी सामान खरीद बिक्री करते हैं तो आपने जो चीज़ एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज की, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। तो इस एक्ट में ये प्रावधान है कि जब सरकार जो किसान की ज़मीन है उसको आप किसी भी प्रकार से, ना लीज के माध्यम से, ना सिक्योरिटी के माध्यम से, या किसी भी प्रकार से उसको आप कंसिडरेशन के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो चर्चा ही वो हो गई, ख़त्म हो गई कि जो है उसके नुकसान हो जाएगा या ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। ये निरर्थक बातें हैं, आप एक्ट में पढ़ेंगे। मैं उस पॉइंट पर भी आ रहा हूँ जिसकी आपने चर्चा की। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हम भी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 में एक होता है फोर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप अमूमन जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं तो इसमें एक क्लॉज होता है जो बहुत ही बढ़िया है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड है, जैसे आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान क्या करे, क्वालिटी खराब हो जाए तो किसान क्या करे। मान लीजिए कि वर्षा नहीं हुई और जिस तरह जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता थी वो उसमें उसको वो नहीं मैच कर पाया किसान, तो सीधा सा बात है कि उस क्लॉज के अंतर्गत किसान बाध्य नहीं होगा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके नुकसान हुए पैसे को चुकाने के लिए। एक्ट ये बात कहता है। तो ये चर्चा ही निरर्थक है कि जो किसान को नुकसान हो जाएगा, किसान तो हमेशा फायदे में है। बातें तो सरकार नहीं कह रही है, बिल्कुल, हाँ। सरकार नहीं कह रही है क्योंकि वो कह के फंसना नहीं चाहती है। लेकिन एक बात, ये बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम का भी एक एक्ट है। क्या हमारे खाद्य पदार्थ मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आने चाहिए? तो 1955 में ये जो एक्ट आया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कमोडिटी एक्ट जो आया, तो उसमें एक बात कही गई थी कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं चीज़ों का। तो उसमें 25 ऐसी सूची थी चीज़ों की, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, अनाज हो गया, मूंगफली हो गया, इसको आप भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप MNSP हटाने की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कि जो कंपनी है वो बड़े अमाउंट में चीज़ खरीदेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, तो वो ऐसा तो नहीं करेगी कि 1 किलो आलू दे दो, वो तो पूरा खेत के खेत खरीदेगी। तो उसके लिए वेयर हाउस चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके बात में। तो अब वेयर हाउस में सामान आ गया, अगर ये एक्ट आप नहीं हटाते हैं तो वो तो गैर कानूनी हो जाएगा। लेकिन इस जो अमेंडमेंट एक्ट है 2000 स्पेशल कमोडिटी रिकमेंडेशन एक्ट जो आया, उसमें क्या हुआ कि उसने प्रावधान दिया कि आप प्राकृतिक आपदा में, कोविड-19 के समय में, वार के समय में, इमरजेंसी के दौर में आप जो है, और बूस्ट ऑफ मनी में, जैसे असाधारण रूप से मांग बढ़ गई और दाम बढ़ गया। 10 रुपए का प्याज का आज खरीद रहे थे, रविवार को आपने 10 रुपए खरीदा, मंगलवार को आपको 80 रुपए मिल रहा है। इस स्थिति में ये गैर कानूनी होगा। एक्ट कहता है ये बात को। और 5 और तरीके हैं, इमरजेंसी में, वॉर में, फेमिनाइन में, इन अवस्था में आप जो है वेयर हाउस में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात जो है वो कहीं उसमें लिखा नहीं है। नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन एक बात, क्या इसके आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा देने के बाद क्या जमाखोरी नहीं बढ़ेगी? अच्छा, ये सब चीज़ तो बात हो गई, लेकिन जब उसे कोई कंपनी खरीदेगी तो कंपनी के खरीदने के बाद आप देख सकते हैं, चाहे लेज की बात ले लीजिए, चाहे ईख की बात ले,
कितनी कीमत बढ़ती है, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने उठाया, लेकिन इससे क्या है कि इसके विरोध में मैं भी हूँ कि अगर आप जो है कंपनी को अब क्या है, आप देखिए इस पूरे इतिहास को समझिए। जमींदारी या पॉल्यूशन के बाद MNSP APMC आया, एक मोनोपोली सेट हो गया। उसके बाद जो है आढ़तियों का मोनोपोली सेट हो गया। अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि एक मोनोपोली से शिफ्ट होकर दूसरे मोनोपोली में जा रहे हैं, जो कि अब जो है अमानी और अंडानी के हाथ में पूरा देश चला जाएगा और पूरी सिस्टम जो है वो चलाएंगे। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जैसे अगर आप क्या करते हैं कि अब लेस जो कंपनी है, इसकी आपने बात की, तो आप घरेलू तौर पर भी आप और भी इंडस्ट्रीज बैठाएंगे, इसमें कम लागत पे। ये वही सपने वाली बात हो गई कि अंडा आएगा, मुर्गी आएगा, ये सब होगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन हमको एक बात यह बताइए जी कि जब किसान अपना फायदा चाह ही नहीं रहा है तो इसमें जिद क्यों है? जिद इसलिए है, देखिए क्या है कि जब आपके शरीर में कोई ट्यूमर हो जाता है तो आप जब ऑपरेशन कराते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन आहिस्ता आपको आराम भी हो जाता है। तो समय के साथ ये चीज़ें समाप्त भी हो जाएंगी कि जो है क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। जब आप जाएंगे धीरे धीरे स्टेप में तो समझ में आएगा। लेकिन इसमें जो है किसान, मुझे लगता है जो ये वर्ड जो है हम लोग एक जो संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं किसान, बहुत हद तक ये थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब किसान भाई अगर सड़क पे होंगे तो हमारे पास अनाज आएगा नहीं। मेनली क्या है कि कुछ जो है पूंजीखोर जो है और जो कुछ आढ़तिये हैं, ये आढ़तिये वो बरगला के और मिसगाइड करके किसानों को लाए हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ही मुझे खेद है और मुझे भी दुख है इस बात का कि चाहे वो जो भी हो, अगर उनके सामने किसान की संज्ञा लगी है तो मुझे लगता है कि जो एक्शन भी हुआ किसान की तरफ से वो भी थोड़ा नॉर्मल हो सकता था, क्योंकि आप घर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें सत्ता पार्टी से मुझे किसान हिंसक दिखा क्या? नहीं, लेकिन ये भी बात बहुत गलत है कि आप तिरंगे के समकक्ष जाकर धार्मिक झंडा अगर आप लहरा दें तो ये मुझे बात समझ नहीं आती, क्योंकि देश में तो देश सबसे बड़ा होता है। आप राम के कितने ही भरम भक्त हैं, आप विभीषण हैं, लेकिन आप अगर देश से गद्दारी, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि किसान वहाँ तिरंगा फहराने नहीं गए थे। ये स्पष्ट हो चुका है, जिसको आप स्थापित कर रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं गए थे, लेकिन वो हुआ, हमने नहीं वो हुआ। हाँ। लेकिन ये साजिश पर हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ। और इस साजिश को आप भी समझ रहे हैं, जिसको आप स्पष्ट शायद नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस चलते चलते एक बात यही जानना चाहूँगा कि ये किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, किसान अपने कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए फ़ायदा आपसे, फिर भी सरकार की जिद क्यों है, मैंने ये आपसे पूछा। इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं नखड़े करते हैं घर में कि मुझे ये ला दो, यानी कि सरकार की नज़र में देश की जनता बच्चे हो गए। बच्चे नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं? आप शब्दों के खेल को मत समझिए। नहीं, शब्दों के खेल को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके हित में कोई बात करता है तो सामान्य सी बात है कि आपको ये हित जब किया गया था, हाँ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। पहले यहाँ पर अनाजों का आयात होता था, अब निर्यात की स्थिति में पहुंचाने वाला इसके पूर्व की सत्ता ही थी। और ऐसा स्थापित किया जाना कि किसानों के लिए किसी शासन व्यवस्था ने नहीं किया है, हमने ही किया है, क्या आपको सही लगता है? ये बिल्कुल, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर आप कोई भी काम का क्रेडिट खुद ही लेते हैं तो ये इसके तो मैं भी मतलब पक्ष में नहीं हूँ, कि क्योंकि सरकारें जितनी भी आई वो काम की और देश भी काम करता है, जनता भी काम करती है, तभी देश का विकास होता है। लेकिन जो आपका जो चेहरा है नाम उसी का होता है। लेकिन इसमें सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है, इस पूरे डिस्कशन का लुगालुगाव ये है कि आप समझें कि इस देश के विकास में मेरा भी उतना ही सहयोग हो और सरकार का भी उतना ही सहयोग हो, तभी ये देश जो है आगे बढ़ सकेगा। और जहाँ तक मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपने चर्चा के प्रारंभ में ये बात कहा था कि साहित्य का कहाँ तक इसमें कहाँ तक रोल है, तो मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। किसी ने कहा भी था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो ये जो कलम के सिपाही हैं, मैं हूँ और भी मेरे जैसे जो लोग हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि निष्पक्ष रूप से आप बात करें, बातों को रखें और आपको जो बात सही लगे उसके पक्ष में जाएं। आप प्रकाशित करें लोगों को, आप अंधकार में न रखें। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, सरकार अच्छी कर रही है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये जो एक्सेप्टेंस का जो भाव है वो होना चाहिए देश में, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपने बहुत लंबी बातचीत की और इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया।
और आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।